क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का चैलेंज देकर अखिलेश यादव को फंसा दिया है? इसको विस्तार से समझने के पहले आप योगी आदित्यनाथ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत पर दिया उसके इस हिस्से को जरूर सुनिए। अखिलेश यादव जी, अगर आपको केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं इटावा में, वहां अगर बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, शुद्ध नियत से बनाते तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। बड़ी बात कह दी आपने योगी जी। और वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। इंतजार रहेगा कि अखिलेश जी आपके आह्वान पर क्या कहते हैं। सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा दांव चला जिसमें अखिलेश यादव फंस सकते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे 80-20 की लड़ाई तेज होती जा रही है। 80-20 का मतलब वोटों के ध्रुवीकरण से है। अब उस लामबंदी का एक सिरा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सीधे तौर पर जुड़ने लगा है। अखिलेश यादव का रुख क्या है, वो मथुरा विवाद पर क्या सोचते हैं, इसको जानने से पहले यूपी में 3 धार्मिक केंद्रों के जरिए राजनीति का खेल बदल चुका है, इसको भी समझना आवश्यक है। एक अयोध्या है जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। दूसरा वाराणसी है जहां काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है और रोज लाखों लोग आकर दर्शन कर रहे हैं। और तीसरा मथुरा है जहां पर कॉरिडोर का विवाद बना हुआ है और पहले से इस बात पर विवाद है कि क्या कृष्ण जन्मभूमि पर ही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इसमें मथुरा वाला नया विवाद अब पैदा हुआ है अखिलेश यादव के उस केदारेश्वर मंदिर के निर्माण से जो इटावा में अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। ये मंदिर हाल ही में सुर्खियों में आया था जब प्रयागराज के माघ मेले में इसको भी स्थापित करने की मांग अखिलेश यादव ने की थी। सुनिए। जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। इटावा में लाइन सफारी के पास ही अखिलेश यादव अपनी पहल से केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। 5 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ। यह भव्य मंदिर बिल्कुल केदारनाथ की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसमें नेपाल से शालिग्राम शिला लाकर गर्भगृह का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लोहों का इस्तेमाल नहीं बल्कि पारंपरिक पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस मंदिर निर्माण पर योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि यह काम अखिलेश यादव शुद्ध नियत से, शुद्ध मन से नहीं कर रहे हैं। इसी पूरी कहानी पर एक खास बात यह हो जाती है कि अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ सियासी तौर पर लग गए हैं। आज 80-20 में 80 की लड़ाई की बात होगी तो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की लड़ाई है। वही अखिलेश यादव के पीडीए में 2 हिस्से यानी पी और डी यानी पिछड़ा और दलित, ये 80% हिंदू धर्म का हिस्सा है। अखिलेश यादव को लगता है कि इस पीडीए के कमाल से ही 2024 में शानदार जीत उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली थी। इनमें पीडी यानी पिछड़ा और दलित हिंदू हैं, तो इनकी धार्मिक भावनाओं के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए अखिलेश इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें केदारेश्वर से हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर घेर रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव अपने एक बयान से चर्चा में आए थे। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अगर मथुरा धर्म का एक बड़ा केंद्र है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसकी पॉलिटिक्स समझ लीजिए। मथुरा लोकसभा सीट पर 1991 से 2004 तक बीजेपी के सांसद चुने गए। उसके बाद 2004 में कांग्रेस यहां पर जीत गई और 2009 में राष्ट्रीय लोकदल
वहीं 2014 से लगातार बीजेपी की सांसद और जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी यहां से सांसद हैं। यानी समाजवादी पार्टी के लिए मथुरा हमेशा दूर की कौड़ी रही है। अब 2024 में पीडीए के कारण अखिलेश की स्थिति सुधरी है, तो उन्होंने मथुरा में भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश शुरू की और इसके लिए मौका मिला बांके बिहारी मंदिर में बनते कॉरिडोर के विरोध से। पिछले साल जून जुलाई में जब कॉरिडोर का विरोध स्थानीय लोगों ने मथुरा में शुरू किया तो उनके पक्ष में अखिलेश यादव खड़े हो गए थे। पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव जिस यादव समाज से आते हैं उस समाज के लोग भगवान श्री कृष्ण से सीधे तौर पर अपना नाता जोड़ते हैं और यादव यूपी में अखिलेश की पीडीए की सबसे अहम कड़ी है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव पूरे भारत के मानस पर है और इसको आगे बढ़ाने में इस्कॉन की बहुत अहम भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल में जहां पर भी चुनाव अनाउंस होने वाले हैं अभी 2 महीने में, उस इस्कॉन के कार्यक्रम के जरिए गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण भक्तों के दिलों तक पहुंचते आज दिखाई दिए और वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर नारे भी लगाए। आज दोपहर की बात है। चुनाव बंगाल में सिर पर है और बंगाल का चुनाव सिर से उतरेगा तो यूपी का चुनाव सिर पर सवार हो जाएगा। सीएसडीएस लोकनीति के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में यादवों का 15% वोट ही एनडीए को मिला था, जबकि 82% वोट इंडिया ब्लॉक को गया था, जिसमें अखिलेश यादव ही सबसे अहम कड़ी है। वहीं पिछड़े वर्ग की बात करूं तो 61% कोयरी और कुर्मी वोट एनडीए को मिले थे, जबकि 34% इंडिया ब्लॉक को। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की बात करें तो एनडीए को 59% वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक को 34%। इससे साफ है कि ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों में यादव समाज को हटा दें तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का बोलबाला ही माना जाएगा। बीजेपी की कोशिश पूरे हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने की है। इसको आप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के उस बयान से समझ सकते हैं जिसे उन्होंने मुझसे ही बात करते हुए कल दिया था। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं? पीड़ित लोग हैं, सुन लो भाई। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी ये इनिशिएटिव लेने को मैं तैयार हूं। इनके पास मैं आइए। तैयार हूं। जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे। अच्छा भाई, आप ये भाई हमारी कहोगे। पूंजी क्या है बताना। हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे तो हम 80 न कहेंगे। अब सारा मामला 80 वर्सेस 20 का आ गया है। अब 20% वोट के दावेदार अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, तो मायावती भी है और अब तो ओवैसी भी कह रहे हैं कि वो यूपी में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ओवैसी को चैलेंज भी कर रहे हैं कि आ जाइए यूपी में, क्योंकि इससे बीजेपी को ही इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। ओवैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री है ना। ओवैसी वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी और
किधर? उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। यूपी के दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इन दोनों की बात विस्तार से की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की इत्मीनान से आपने बात सुनी पिछले कुछ मिनटों में। अब तीसरे प्लेयर, एक और बड़ा प्लेयर जो कि यूपी में रहा है, और वो है बीएसपी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। उनकी बात किए बगैर यूपी की बात पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने भी 2027 का चुनाव एकला चलोरे के अंदाज में लड़ने का ऐलान एक बार फिर से आज दोहराया है। सुनिए। इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें। तो सुना आपने, बहन मायावती कह रही हैं कि 2027 में यूपी की सत्ता के लिए एक दावेदार वो भी हैं, और वो मान रही हैं कि 20 साल पहले जिस तरह अपने दम पर सत्ता हासिल उन्होंने की थी, वैसे ही इस बार भी कर लेंगी। उसको आप इस तस्वीर से जरा समझिएगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मायावती निकली तो भगवान गणेश की मूर्ति वाली इस तस्वीर के सामने से गुजरी, ये आप देख रहे हैं। और इस तस्वीर को उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट भी किया, यानी उस तस्वीर में मायावती के साथ गणेश जी की मूर्ति साफ स्पष्ट दिखाई देती है। गणेश जी की मूर्ति से याद आया कि 2007 में मायावती ने अपनी दलित राजनीति में ब्राह्मणों को जोड़ा था, बल्कि कहना चाहिए कि हिंदुओं को जोड़ा था, और इसीलिए अपने चुनाव चिन्ह हाथी को लेकर यह नारा भी दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों के समीकरण ने बीएसपी को यूपी में पूर्ण बहुमत दिलवा दी थी। मायावती के रुख से लगता है कि वो उसी समीकरण को फिर से इस बार आजमाना चाहती है, लेकिन तब से अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। 2007 में जब चुनाव में बीएसपी उतरी थी तो प्रदेश की नंबर 2 पार्टी थी और उसके विधायकों की संख्या 98 थी। बीएसपी को 23% वोट मिले थे, लेकिन आज विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है और 10% से ज्यादा वोट गिरकर 13% पर उसका आंकड़ा आ गया है। 2007 में बीजेपी काफी कमजोर हो चुकी थी और असली लड़ाई समाजवादी पार्टी और बसपा में हुआ करती थी, लेकिन आज बीजेपी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी है, जिसने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाई है। 2007 का वो चुनाव काशीराम के निधन के साए में हो रहा था, जिन्होंने भारत में दलित राजनीति को सत्ता की चाबी बनाया था। फिर उस वक्त मायावती के साथ जितने राजनीतिक दिग्गज थे, वो सभी बीते 20 सालों में धीरे धीरे उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, और खुद दलितों के भीतर भी एक तबके का समर्थन अब मायावती से छिटकता दिखाई दिया है। हालांकि मायावती पर बीजेपी इस वक्त काफी सॉफ्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको मायावती को आगे बढ़ाकर उसको लगता है कि वो पीडीए का काट ढूंढ सकती है। सुनिए। अगले चुनावों में बसपा और भाजपा के बीच कोई समझदारी हो रही है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं उनके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया है जिनके सवाल आपने हमसे पूछे। सुना आपने ब्रजेश पाठक को, जो खुद बीएसपी में रह चुके हैं। मायावती की पार्टी के एक मजबूत कद्दावर नेता थे आज से करीब 10-15 साल पहले। वो ब्रजेश पाठक बीजेपी के जो आज डिप्टी सीएम हैं, वो मायावती के खिलाफ या उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलने से हिचकते रहे। ये बातें कुछ इशारा कर रही है। दिल्ली में मायावती को बड़ा सरकारी बंगला मिल जाना, 1.5 साल के भीतर, 1.5 साल पहले बंगला खाली कराया गया, अब सरकारी बंगला दिया गया, इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मायावती ने साफ कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी।